गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स। उसका जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है जैव अणु होता है। तो जैव अणु से ही साफ साफ क्लियर होता है कि कोई भी अकॉर्डिंग टू लेबोजियर ने कहा था कि कोई भी हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो कई रासायनिक अपक्रियाओं केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर ये केमिकल रिएक्शंस ना हो तो हमारी लाइफ जो है सिक्योर नहीं हो सकती, मतलब लाइफ हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती। उसी तरह से आगे क्या होता है, जो सभी जीवधारी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी कुछ विशिष्ट स्पेशल केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके बीच में, जिनके मध्य में क्या होता है, एक डायनेमिक गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। और जब गतिक साम्य स्थापित हो जाता है तो उनके बीच जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, उपापचय रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और ये जो रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर ये केमिकल रिएक्शंस अगर मान लीजिए सपोज बंद हो जाए, ना हो, या जो इनके बीच में जो केमिकली जो ये साम्य स्थापित होता है, इक्विलिब्रियम स्थापित स्टेबल होता है, ये अगर स्टेबल जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है ये अगर किसी तरह से गड़बड़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, जो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हमारी लाइफ चल नहीं सकती है, अर्थात क्या होगा, डेथ हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग इस हम चैप्टर की पूरी बात करेंगे किस तरह से जो हमारी लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो हमारी लाइफ चल रही है उसकी बात करेंगे हम लोग। क्या क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होते हैं और किस तरह से हमारी लाइफ सिक्योर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द लेबोजियर, लाइफ इज अ consequence of several complex chemical reactions. In all the living beings, some special reactions do occur and they are in dynamic equilibrium. उनके बीच में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है with each other. These reaction is called the metabolic reactions. If the reactions stop, यदि ये ऐसी रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, अगर ये रिएक्शंस स्टॉप हो जाएं और इक्विलिब्रियम एमंग देन द डिस्टर्ब, अगर जो इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ है, आपस में एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ जिसको बोलते हैं, अगर वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी और एज ए लास्ट फाइनली क्या होगा, ये डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं जो कोई भी हमारी जो लाइफ होती है वो केमिकल रिएक्शन से चली हुई होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें से हम जो जैव मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है तो उसकी बात करते हैं, इसका यूज क्या होता है, हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये फर्स्ट पार्ट इसका है, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है और इस तरह से धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते रहेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें से आपका जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये थ्री एटम्स मिलकर के किसी एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको वो हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कोई भी केमिकल फार्मूला होता है उसका कुछ फिक्स रेशियो होता है, उसके कारण जैसे H2O मॉलिक्यूल्स होता है तो H2O में से 2:1 का रेशियो होता है। उसी तरह से जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला होता है CH2O, ये जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब होता है OH ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप मीन्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप, काफी OH ग्रुप लगे होनी चाहिए तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा। ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स along with those substances which yield polyhydroxy aldehydes or ketones on hydrolysis and contains at least one asymmetric carbon are termed as carbohydrates। मीन्स क्या होता है, कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी सब्सटेंस हो और कैसा सब्सटेंस हो, उसमें ग्रुप प्रेजेंट्स हो, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट्स हो या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट्स हो, या फिर इसके अलावा क्या कह सकते हैं, किसी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जिसमें कम से कम एक कीटोनिक ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो और पॉलीहाइड्रोक्सी
मतलब क्या होता है OH ग्रुप डिफरेंट कई OH ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं एग्जांपल्स में, क्या बात करते हैं इसमें से एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, सबने नाम सुना होगा इसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका ग्लूकोज होता है। और जैसा कि ऊपर बोला गया एग्जाम डेफिनेशन में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स सब्सटेंस, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनकी बात करें अगर हम, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बात करें, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक 1 OH ग्रुप अटैच है, दूसरा OH ग्रुप 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 OH ग्रुप अटैच है, मतलब हो गया ये पॉलीहाइड्रोक्सी। 5 OH ग्रुप अटैच होते हैं तो हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। और पॉलीहाइड्रोक्सी में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये CHO जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वो लगा हुआ है और यहाँ पर H लगा सकते हैं, ऐसे ये होता है। एक बॉन्ड यहाँ खाली होता है तो ये बॉन्ड अटैच होता है, इस कार्बन से अटैच होता है, तो ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी मीन्स ये हेड हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है। तो इस तरह से एग्जांपल इसका हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल होता है फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज में भी सेम फॉर्मूला यही होता है उसका भी, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। वहां पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं, और जहां पर देखिए आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो वहां पर क्या होगा कीटोनिक ग्रुप अटैच होता है, CO ग्रुप अटैच होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फ्रैक्टोज बोलेंगे। तो वहां पर कार्बोनिक ग्रुप मतलब CO ग्रुप अटैच होता है। CO ग्रुप मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए ये इतना ग्रुप अटैच होगा, ये ऐसे यहाँ पर ये फॉर्म होगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये अटैच होता है किसमें से, फ्रैक्टोज में, और ग्लूकोज में अटैच होता है CHO ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। क्लियर। अब देखिए क्लासिफाइड किया, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड किया गया है, टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सुक्रोज में क्लासिफाइड किया गया, शुगर में, और दूसरा क्लासिफाइड किया गया इसको नॉन शुगर में। तो शुगर एंड नॉन शुगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। जो शुगर होता है उसको हम बोलते हैं सैकराइड्स बोल सकते हैं, और नॉन शुगर बोल सकते हैं हम पॉलीसैकराइड्स बोल सकते हैं इसको। तो ये शुगर होता है आपका, शुगर और नॉन शुगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड किया टू टाइप्स में, शुगर और नॉन शुगर में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शुगर की बात करेंगे। तो दो सब्सटेंस इन विच क्रिस्टलाइन, कलरलेस, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो और कलरलेस हो, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड जो इनका टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इट इज कॉल्ड द शुगर। इन कंपाउंड्स को हम शुगर बोलते हैं। जैसे कि आप शुगर से नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है शक्कर, चीनी, सुक्रोज आता है, बिल्कुल सही है। अगर आपका जो सुक्रोज है, शुगर है, उसमें से क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, अगर वाटर सॉल्युबल हो, कलरलेस होता है, इट इज कॉल्ड द शुगर। इस एग्जांपल्स की देख सकते हैं हम, सुक्रोज, ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड सुक्रोज, ये होते हैं हमारे शुगर फॉर्म में होते हैं। अब देखिए शुगर को फर्दर फिर से क्लासिफाइड किया गया, टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। सुक्रोज को, जो ये हमारा शुगर है, शुगर को फिर से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया इसको किसमें से, मोनोसैकराइड और ऑलिगोसैकराइड में किया गया है। तो जो मोनोसैकराइड होता है वो क्या होता है और ऑलिगोसैकराइड होता है वो क्या होता है, उनकी बात करेंगे। देखिए मोनो से ही साफ साफ क्लियर होता है, मोनो मतलब होता है वन, और सैकराइड मीन्स होता है वन मॉलिक्यूल्स, शुगर का वन मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर पढ़ रखा, शुगर को क्लासिफाइड किया गया ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज में और सुक्रोज में। जो शुगर होता है वो ग्लूकोज मान लीजिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2 होता है। तो इसको जो हम एक कंपाउंड देखें C6H12O6 होता है, ये होता है तो मोनोसैकराइड ही हो जाएगा आपका। मोनोसैकराइड में से, मोनो में से वन कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो मोनोसैकराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स हो जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है, फर्दर आगे से हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता। दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। फर्दर से क्लासिफाइड हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है, एंड स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, एंड सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकराइड्स कंबाइन टू फॉर्म हायर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए क्या होता है, जो मोनोसैकराइड्स होता है वो कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट होता ही, इसके बाद वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता। और इसके बाद क्या करता है, वो जो मोनोसैकराइड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में कंबाइंड होकर के वो हायर कार्बोहाइड्रेट्स भी फॉर्म कर सकते हैं, हायर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कर सकते हैं, बट वो डिवाइड नहीं हो सकते, क्लासिफाइड डिवाइड नहीं हो सकते, वो हाइड्रोलाइज होकर के उसको अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड द मोनोसैकराइड्स।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। C6H12O6, यहीं पर फ्रक्टोज की बात करें, उसका भी फार्मूला यही होता है, बट डिफरेंस दोनों में यही होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें से आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें से होता है कीटोनिक ग्रुप होता है। दोनों फार्मूला सेम होता है। इसके बाद देखिए इरेथ्रोज में होता है C4H8O4, इसका फार्मूला अलग होता है, C4H8O4, इट इज कॉल्ड द इरेथ्रोज। अब देखिए इनको फिर से हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, हाइड्रोलाइज्ड करके और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं किए जा सकते हैं, इट इज कॉल्ड द मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, इसी से बन जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो जाता है, इसी से बन जाता है आपका कीटोनिक ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स CO मोनोसैकेराइड्स ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। मोनोसैकेराइड्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया आपका ये एल्डोस, दूसरा हो गया कीटोस। तो एल्डोस क्या होता है और कीटोस क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम आगे, क्या होता है एल्डोस एंड कीटोस। देखिए क्या होता है एल्डोस मतलब क्या होता है, एल्डोस में से मोनोसैकेराइड्स हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, मोनोसैकेराइड्स होगा उसमें से क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO होगा एल्डिहाइड ग्रुप, आर नोन एज द एल्डोस। एल्डिहाइड ग्रुप से बना हुआ है एल्डोस, एल्डिहाइड एल्डोस से एल्डोस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर नेम्ड एज एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्राओस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस। देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन्स एक्स्ट्रा अटैच होंगे उसमें से उस ग्रुप के साथ में, उसी अकॉर्डिंग इसका नाम भी हो जाएगा। एल्डो से हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और ट्राई हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो ट्राइओस हो जाएगा। अगर एल्डो टेट्राओस अगर 4 मॉलिक्यूल्स है तो टेट्राओस हो जाएगा। अगर एल्डो पेंटोस अगर 5 मॉलिक्यूल्स है तो पेंटोस हो जाएगा। एल्डा हेक्सोस अगर उसमें से 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है देन इट इज कॉल्ड द एल्डो हेक्सोस। जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से उसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज में से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 6 होते हैं, तो उसका नाम और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एल्डो हेक्सोस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होते हैं, 1 कार्बन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका 4 कार्बन यहाँ पर हो गए ये, और 1 यहाँ पर तो टोटल मिलाकर हो गया आपका यहाँ पर 6 कार्बन हो गए। इसका जो फार्मूला ग्लूकोज का होता है हम पहले बता चुके हैं, C6H12 और O6 होता है, ये फार्मूला होता है। इसको ओपन किया गया है, ओपन करने के बाद इस तरह से फार्मूला बनकर तैयार होता है इसका, CH2OH, CHOH का होल 4 और CHO, ये बनकर तैयार होता है। इस तरह से इसको हम बोलेंगे एल्डोस। बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए, कंफ्यूजन न रखिए। एल्डोस मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड द एल्डोस। और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट किस में से होता है, ग्लूकोज में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं कीटोज की बात करें तो कीटोज में क्या होता है, मोनोसैकेराइड कंटेन्स कीटोन ग्रुप। देखिए उसमें से कीटोज में से कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, आर नोन एज द कीटोज। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर नेम्ड एज कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस। इस तरह से इसका भी नाम होता जाएगा कीटो, और यहाँ से जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके साथ पेंटोस और हेक्सोस हो जाएगा, तो इसको नाम देंगे कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, जिसमें से कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कीटोस बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है, देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज। अभी देखो एल्डोज में पढ़ा था आपने ग्लूकोज को, यहाँ बात करेंगे हम फ्रक्टोज की। तो देखिए फ्रक्टोज जो होता है उसमें से नंबर आपका फार्मूला इसका क्या होता है, सबसे पहले बात करें फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 फार्मूला इसका होता है, जैसा कि ग्लूकोज में पढ़ चुके यही फार्मूला था, और यही फार्मूला इसका फ्रक्टोज का भी है। बट डिफरेंस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें से होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें से ग्रुप होता है आपका कीटोनिक ग्रुप। अब देखिए कीटोनिक ग्रुप कैसे होता है, देखिए ये फार्मूला है, इसमें से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 12 है, 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10 और ये 12 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इसका नाम देना है हमको, नाम क्या इसका हो जाएगा, ये यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है कीटोनिक ग्रुप, वहां पर क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था ग्लूकोज में, और यहाँ फ्रक्टोज में प्रेजेंट है कौन सा ग्रुप आपका, कीटोनिक ग्रुप। तो ये हुआ आपका जो शुगर को उसको क्लासिफाइड किया गया एल्डोस एंड कीटोज में। दोनों की बात बता चुके हैं हम, एल्डोस और कीटोस क्या होते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं आगे जो मोनोसेक्राइड पर दूसरा पार्ट था ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, इसमें से देखिए ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स होता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स हो जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यील्ड हो, प्रेजेंट्स हो, उत्पन्न हो जाए, उससे बन जाए, इट इज कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड्स। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। दे आर नेम्ड एज द ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से उसके भी नाम होते जाते हैं। तो हमें ध्यान के रखना ओलिगोसेक्राइड्स में ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स होगा जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो, बन जाए, फॉर्मेशन हो जाए, इट इज कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड्स। अब देखिए ओलिगोसेक्राइड्स में एग्जांपल क्या लेंगे, किस तरह से एग्जांपल समझेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पर अगर हम देखिए ये डाइसेक्राइड्स पहले बात करेंगे। डाइसेक्राइड्स मतलब क्या होता है, इससे नाम से ही पता चल रहा है डाइसेक्राइड्स में कि जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है ये जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के मिल जाएंगे हमको, इसलिए इसका नाम देंगे हम डाइसेक्राइड। अब देखिए यहाँ पर ये हमने फार्मूला लिया है, ये फार्मूला होता है सुक्रोज का। सुक्रोज होता है C12H22O11, जिससे को हम लोग चीनी बोलते हैं, इसको केन शुगर बोलते हैं। ये होता है, यहाँ पर हो जाएगा C12H22O11, ये हो गया, और प्लस H2O हमने इसकी कर दिया हाइड्रोलिसिस कर दिया, हमने H2O ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस हो गई। अब देखिए हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है एंड यहाँ पर फ्रक्टोज है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल गया हमको, ये ग्लूकोज हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। देखिए दोनों को फॉर्मूले सेम है, हम पहले बता चुके दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बट यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिल गए हमको। नेक्स्ट की बात करें, अगर यहाँ पर हम दूसरे मॉलिक्यूल बात करें, लैक्टोज, फॉर्मूला सेम होता है लैक्टोज का भी, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको मिलता है ग्लूकोज मिलता है और यहाँ पर मिल जाता है लैक्टोज। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, तो 2 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल गए हमको यहाँ पर, ठीक है। ये डाइसेक्राइड्स हो गई बात। अगर हम बात करते हैं ट्राइसेक्राइड्स की, तो ट्राइसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में कितने 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे। तो इसका एग्जांपल होता है रेफिनोज होता है, तो रेफिनोज होता है, फॉर्मूला इसका होता है C18H32O16 होता है, ये होता है रेफिनोज। इसके हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, 2 मोल ऑफ H2 ऐड करते हैं हाइड्रोलिसिस में से, तो जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में क्या होता है 3 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं हमको, 3 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड। तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब 3 बार आते हैं मोनोसेक्राइड, 3 मिलते हैं हमको। तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम ओलिगोसेक्राइड्स। जैसे बता चुका हूं मैं, जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म होते हैं, इट इज कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड्स। क्लियर। अब देखिए जो शुगर की बात खत्म करते हैं, शुगर की बात खत्म करने के बाद दूसरा उसका पार्ट आता है नॉन शुगर, ये इसको बोलते हैं हम पॉलीसेक्राइड। जो नॉन शुगर की बात करते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं हम लोग, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो ये देखिए नॉन शुगर से पता चल रहा है ये मीठा नहीं होता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, पॉलीसेक्राइड सब्सटेंस होगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हमको प्रेजेंट होते मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद में। दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स हैविंग नो टेस्ट एंड आर इनसॉल्युबल वाटर। जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड्स इन C6H10O5 का होल N, जैसे कि फॉर्मूला हो जाएगा स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो नॉन शुगर होते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो लार्जर नंबर में से मोनोसेक्राइड्स हमको मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं या नॉन शुगर बोलते हैं उसको। क्लियर। अब देखिए जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए इसमें से फिर से पॉलीसेक्राइड जो होता है, पॉलीसेक्राइड को क्लासिफाइड किया गया, फर्दर 2 टाइप्स क्लासिफाइड किया गया है। अब देखो कैसे क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट जिसका होता है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जो होमोपॉलीसेक्राइड, इससे नाम पता चल रहा है, होमो होता है सेम,
ठीक है, होमो मीन्स होता है सेम। तो जो पॉलीसेकेराइड्स मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स, जो इसका जो पॉलीसेकेराइड्स होता है फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मेशन हो रही होती है, तो केवल वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स से इसकी फॉर्मेशन होती है पॉलीसेकेराइड्स की। ऐसा पॉलीसेकेराइड्स जिसकी जो फॉर्मेशन हो रही हो केवल वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूज किए गए हैं, यूनिट यूज किए गए हैं, इट इज कॉल्ड द होमोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है स्टार्च है और सेलुलोज है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल एंड एन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स करके हाइड्रोलिसिस करा जाती है। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में क्या मिलता है, यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाता है। तो जो ग्लूकोज मिल रहा है, तो इसके जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है किससे हो रही है होमो वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स हो रही है ग्लूकोज फॉर्मेशन यहाँ पर, इसको बोलेंगे होमो पॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। अब देखिए जो दूसरा पार्ट होता है इसका है, इसी दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा, दे यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट आर टर्म्ड एज हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल से जो फॉर्म हो रहा हो उसको जो फॉर्मेशन करने में, उसको बनाने में से मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेकेराइड्स यूज किए गए हों, इससे उसको बोलेंगे हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड्स होता है जिसको फॉर्म करने में डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेकेराइड्स यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि इनुलिन होता है, इनुलिन को फॉर्म करने में फ्रक्टोज यूज किया जाता है, फ्रक्टोज और सम अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज, कुछ मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूज किया जाता है। तो इस तरह से बनता क्या है, एनुलिन बन जाता है। एनुलिन बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों को ऐड किया जाता है, डिफरेंट होते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, ऐड करने के बाद बना जाता है एनुलिन। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं तक होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में जबरदस्त टॉपिक लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपको, तब तक वेट करें। हैव अ नाइस डे।